इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ हवा में जहर, खाने में मिलावट, चाहे मार्केट से खरीदी हुई सब्जी हो या किसी बड़े ब्रांड का दूध या दही, यहाँ तक कि पीने का पानी चाहे ग्राउंड वाटर से लो या सरकारी पानी ले लो, इसको पी के कब आपकी जान चली जाए कुछ पता नहीं। जहाँ एक तरफ बीजेपी का एक नेता खुल्ला रेप करके मर्डर करवाने तक का दम रखता है और पुलिस वाले जुडिशरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का एक नेता बोलता है अगर आपका रेप हो ही रहा है और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और अपने आप को आप बचा नहीं सकते तो चिल्लाना क्यों, चुपचाप एंजॉय करो। When rape is unacceptable, lie down and enjoy it. एक तरफ न्यूज में यही दिखाया जाता है कि कैसे हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारा देश कैसे पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, पर सच्चाई तो यही है पूरी दुनिया के लोग सबसे ज्यादा किसी देश से अगर आज नफरत करते हैं तो वो इंडिया ही है। जैसे ही आप न्यूज चैनल खोलोगे तो आपको एक ही खबर दिखाई जाएगी कि कैसे आज इंडिया की जीडीपी बढ़ते जा रही है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ते जा रही है। अक्षय कुमार आके बोलता है हमारे पासपोर्ट का रैंक बढ़ता ही जा रहा है, इंडियन पासपोर्ट देखते ही हमें इज्जत मिलती है। मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect. पर सच्चाई तो यही है जहाँ पे भी इंडियन पासपोर्ट दिख जाता है फिरंगी देश में, वहाँ पे इंडियंस के साथ बुरा सलूक होना शुरू हो जाता है। चांसेस तो ये भी होते हैं उन्हें डिपोर्ट तक कर दिया जाता है और यही रीजन है आज हमारे देश का पासपोर्ट की हालत इतनी खराब हो गई है कि ये साल दर साल गिरता ही जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के एंकर्स बड़े चौड़े होकर बोलते हैं कैसे आज इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया, आज हमारी इकोनॉमी जापान से ऊपर हो गई, हमारी जीडीपी जापान से ऊपर चली गई। देखो ये तो सच है हमारी जीडीपी जापान से ऊपर चली गई, पर कभी भी ये न्यूज चैनल जीडीपी पर कैपिटा आपको नहीं बताएंगे, ये आपको ओवरऑल जीडीपी बताएंगे जो ऑब्वियसली इंडिया की ज्यादा ही होनी है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर एवरेज जीडीपी की बात करें तो हमारी जीडीपी जापान से 10 से 20 गुना कम है, मतलब जापान के लोग इंडिया से कम 10 से 20 गुना ज्यादा कमाते हैं। पर ये चीज कभी भी आपको न्यूज चैनल पर नहीं बताई जाएगी क्योंकि अगर ये लोग ये चीज बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा बेशक हम जापान में जीडीपी से आगे निकल गए लेकिन हम जापान से चाह के भी फिलहाल के टाइम पे तो आगे नहीं निकल सकते। अब देखो जीडीपी पर कैपिटा को साइड में रखते हैं, ये तो सच है हमारी जीडीपी बढ़ते जा रही है, पर ये जीडीपी बढ़ किसके लिए रही है कभी जानने का ट्राई भी किया है? आज इंडिया के टॉप 10% लोगों का अगर नेशन वेल्थ जाना जाए तो लगभग इनके पास है पूरे इंडिया का 77% वेल्थ। अगर पूरे इंडिया के पास 100 रुपए है तो इंडिया के 10 टॉप लोगों के पास 77 रुपए है। वहीं पे अगर बॉटम 50 की बात की जाए तो उनके पास नेशन का सिर्फ 1% वेल्थ है, मतलब आधा इंडिया नेशन के 1% वेल्थ पे सर्वाइव कर रहा है कैसे तैसे करके। एक तरफ जहाँ इंडिया के पास 119 बिलियनर्स है, वहीं दूसरे तरफ 2/3 इंडिया ऐसा है जो छोटी मोटी चीजों के लिए भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, एक मेडिकल बिल के लिए सर्वाइव कर रहा है। अगर डेटा की माने तो आज इंडिया के अंदर लगभग 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि इनके घर में या तो ये या तो इनके परिवार का कोई गलती से भी बीमार पड़ जाए तो मेडिकल बिल इतना ज्यादा हो जाता है कि ये लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन को छूने को आई है। लेकिन इस इकोनॉमी का फायदा क्या, इस जीडीपी का फायदा क्या जब हमारे देश में हंगर इंडेक्स 111 रैंक पे चली गई हो। इंडिया में लगभग 18.7% बच्चे ऐसे हैं जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना तक नहीं मिल पाता और ये डेटा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन का शिकार किसी देश में बच्चे होते हैं तो वो इंडिया ही है। तो कितनी अच्छी बात है ना कि एक तरफ हमारी जीडीपी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ 2/3 इंडिया छोटी छोटी चीजों के लिए सर्वाइव कर रहा है। और ये जो बढ़ती जीडीपी का जो फंडा है ना, इसको आसानी से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कि द बिलियनर राज। अब देखो क्रोनी कैपिटलिज्म को आसानी से समझने के लिए इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, वो कैपिटलिज्म जो सरकार के पास रह के अपनी तरक्की कर रहा हो, मतलब सरकार के करीबी रह के उनको आसानी से टेंडर मिल जाए और इस चीज का फायदा उठा के वो अपनी तरक्की कर रहे हो। इसी को बेसिक भाषा में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी कि सरकार की चापलूसी करके अपने वेल्थ को बढ़ाना। और आज इंडिया वर्ल्ड में 10th नंबर पे आता है क्रोनी कैपिटलिज्म में। हालांकि क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर हो रहा है, यूएस, चाइना, रशिया जैसे देशों में भी होता है। बस फर्क इतना है बाकी देश अपने करीबी बिलियनर्स को बढ़ाने के साथ साथ देश की तरक्की भी करते हैं, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं और ऐसी ऐसी चीजों को बनाए जाते हैं जिससे आम लोगों का फायदा हो। चाइना के अंदर साइकिल चलाने के लिए आपको हर जगह ट्रैक मिल जाएंगे क्योंकि इनके लोगों को पता है अगर हम साइकिल के लिए ट्रैक्स बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल खरीदेंगे। और वहीं इंडिया में क्या होता है, कोई साइकिल वाला फास्ट लेन पर साइकिल चला रहा होता है या फिर अगर स्लो लेन में चला भी रहा होता है तो उसके साइकिल में रिफ्लेक्टर तक नहीं लगा होता, जिससे रात में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत तक हो जाती है। और क्रोनी कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कंपटीशन का मर जाना। अब देखो इससे होता क्या है, इंडिया के अंदर थार, महिंद्रा, मतलब टाटा जैसी कंपनियां हैं, बाहर की कंपनी को कभी ये लोग आने देते ही नहीं। जैसे कि मान के चलो टेस्ला इंडिया में आना चाहती थी, वो चाहती थी कि हम मार्केट को टेस्ट करें इसलिए आप हमारा टैक्स हटा दो, अगर यहाँ पे मार्केट अच्छा रहा तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे
फैक्ट्री लगा देंगे। और अगर टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाती तो कई सारे लोगों को नौकरी मिल सकती थी, हजारों नौकरियां जनरेट हो सकती थी। पर इंडिया का टैक्स सिस्टम इतना घटिया है कि उनको सिर्फ टैक्स से मतलब था। उन्होंने साफ साफ इंकार कर दिया। और यहाँ पे इंकार करने का जो मेन रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है, कहीं ना कहीं हद तक गवर्नमेंट को आइडिया था कि अगर टेस्ला आ जाती तो महिंद्रा टाटा जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कंपटीशन बढ़ जाता, इनकी बिक्री तक कम हो सकती थी। और ये इंडिया नहीं चाहता था, क्योंकि अगर बिक्री कम होती तो महिंद्रा थार जैसी कंपनियां या फिर टाटा जैसी कंपनियां अपने इनोवेशन पे और फोकस करती और अच्छी गाड़ियां बनाती सस्ते रेट पे। लेकिन वही है ना, इंडिया के गवर्नमेंट को कंपटीशन पसंद है ही नहीं। इनको बस क्या पसंद है कि इनके करीबी कंपनियां आगे बढ़ते रहे। और इंडिया का टैक्स सिस्टम इतना घटिया है, आप टैक्स लाखों में पे कर लो लेकिन आपको बेसिक नीड उतनी मिलती ही नहीं है। इंडिया के सरकारी हॉस्पिटल ले लो, किस काम के? किसी भी काम के नहीं। आपको लगता है एक करोड़पति बंदा कभी भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहेगा? कतई नहीं। वो इलाज कहाँ करवाएगा? या तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट इंश्योरेंस के थ्रू, पर कभी भी वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। जहाँ जापान, चाइना, यूएसए जैसे देशों में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब बच्चा सरकारी स्कूल जाता है, वहाँ जाने में उसको शर्म नहीं आती क्योंकि वहाँ के स्कूल और हॉस्पिटल अच्छे हैं। वहीं इंडिया में क्या होता है, सरकारी हॉस्पिटल में आपको अच्छा इलाज नहीं मिलेगा और सरकारी स्कूलों में आपको माँ बहनों की तरह तरह की गालियां सीखने को मिलेंगी। सरकारी स्कूल की हालत ऐसी हो रखी है इंडिया में, बच्चा कुछ सीखे ना सीखे, वैरायटी की गालियां जरूर सीख जाता है। एक पल के लिए MC स्टैंड फेल हो जाएगा सरकारी स्कूल के बच्चों के सामने, इतनी अच्छी अच्छी गालियां देते हैं ये लोग। और जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं, इनकी सैलरी तो अपरंपार 50,000, 60,000, 70,000। और ऐसा नहीं कि इनको पढ़ाने नहीं आता, ज्यादातर को पढ़ाना आता है। पर सरकारी नौकरी है तो इंडिया में कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप ढंग से काम करो ही मत, आप हमेशा आलस में काम करो। और यही रीजन है इंडिया के ज्यादातर सरकारी सेक्टर किसी काम के नहीं। यहाँ पे सबसे ज्यादा घोड़े मिलेंगे आपको जो आलस में ही डूबे रहेंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब है, हर दिन कम से कम 73 मिलियनर बनते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है। और इसी क्रोनिक कैपिटलिज्म के कारण आज के टाइम पे बैंक के पास इतना लोन हो चुका है जिसकी कोई भी हद नहीं। सरकार के करीबी लोग, करीबी बिजनेसमैन धड़ल्ले से बैंक का स्कैम करते हैं और चुपचाप देश छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और आपको पता ही है, एक बार कोई बंदा भाग के लंदन चला जाए, फिर भारत सरकार चाह के भी उसको इंडिया वापस तो नहीं ला सकती। विजय माल्या आपके सामने एक जीता जाता एग्जांपल है। इसके अलावा नीरव मोदी और विजय माल्या ने हाल फिलहाल में एक वीडियो के अंदर साफ साफ बोल दिया कि हम इंडिया के अंदर भागे हुए भगोड़े हैं और इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of it. I know. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. You have it. Okay, perfect. That's what. एक तरफ सरकार के फेवरेट लोग हजारों करोड़ों रुपए लेके देश से बाहर चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता, उनके पास एक एक चीज के लिए पैसे नहीं हो रहे, एक एक इलाज के लिए पैसे नहीं हो रहे। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि कैसे भी करके उनको एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया की ये है कि आज इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हद से ज्यादा बढ़ गई है। एक टाइम था जब पॉलिटिशियन लोग रिलीजन और कास्ट के नाम पर लड़वाते थे, और आज टाइम ऐसा हो गया है कि लोग भाषा के लिए लड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है तमिलनाडु से, जहाँ पे अगर आप गलती से भी हिंदी बोलोगे तो चांसेस है आपके साथ स्कैम पक्का ही पक्का होगा या फिर आपको जड़ भी दिया जाए। और ये फिर बीमारी चली जाती है कर्नाटका में, जहाँ पे अगर आप कन्नड़ा नहीं बोलोगे ना तो आपको मारेगा जी। और अब देखते ही देखते फिर ये बीमारी चली गई महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे मराठी बोलने पे आपको मार पड़ेगी। और अब हद ऐसी पार हो गई है कि पंजाब जो इतना अच्छा स्टेट हुआ करता था, इतनी अच्छी जगह होती है, वहाँ पे इतने अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हो गए कि वो पंजाबी ना बोलने पे आपको सुना रहे हैं। और पता ये डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि इससे सरकार को फायदा ही हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास अब एक नया हथियार आ चुका है। क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियन किसी भी स्टेट के हो, वो अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए नफरत को फैला रहे हैं, वो अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए यूनिटी को दूर कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसा ग्रुप आ जाता है जो अपने धर्म की बचाने के लिए, अपने धर्म को रक्षा करने के लिए या तो कभी क्रिसमस पे तोड़फोड़ मचा देगा या फिर कभी मोरल पुलिसिंग करने लग जाएगा, वैलेंटाइन डे पे कुछ से कुछ करने लग जाएगा। कभी ये लोग दूसरे धर्म पे जाके वहाँ ये पूछेंगे, नाम पूछेंगे, वहाँ पे ये अपना वीडियो बनाने शुरू कर देंगे। या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर तो आज के टाइम पे ऐसे हो गए हैं कि जो दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने लग जाते हैं। और इससे पता क्या होगा, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कभी दंगे होंगे तो आप और हम जैसे लोग ही पिलाएंगे। नहीं, मैं तो नहीं पिलाऊंगा, मैं तो अमीर एरिया में रहता हूँ, समझ जाओ। इसके अलावा डेमोक्रेसी तो हमारे देश में मजाक बन चुका है। यहाँ पे इंसाफ आपको आपके अमीरी स्टेटस के हिसाब से मिलेगा। अगर आप अमीर हो, आपने क्राइम किया, आपने रोड पे किसी को ठोक दिया, चाहे आपकी गलती हो, पुलिस वाले आपको एकदम अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको नवाबों की तरह पूजेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, पुलिस वालों को आपसे 1000-2000 तो मिलने नहीं, कम से कम 10,000 रुपए तो मिल जाएंगे। इस पे पुलिस वाले क्या करेंगे, आपको छोड़ देंगे। यहाँ पे एक टकले जज के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं। पहले तो पुलिस वाले बोलते हैं कि पैसे मिले, लेकिन बाद में अचानक से क्या होता है, सारे के सारे सबूत गायब हो जाते हैं। और अभी भी
वो जज आराम से जज की नौकरी कर रहा है, अपने फैसले सुना रहा है बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ होना भी नहीं है और ये बात उसको भी अच्छे से पता है। इसके अलावा अंकिता भंडारी वाला केस तो तुम्हें अच्छे से याद होगा। वो तो शुक्र मनाओ केस पब्लिक आउटरीच में आ गया। अगर पब्लिक आउटरीच में नहीं आता तो अंकिता भंडारी का हाल वैसा ही होता जैसा हाल फिलहाल में उनो केस वाले के साथ हो रहा था। उसका तो FIR तक नहीं लिखा गया था, वो तो पब्लिक आउटरीच हुआ तब जाके FIR लिखा गया। तो हमारे देश में एक आम आदमी की जो जान की कीमत है वो बिल्कुल ना के बराबर है। कॉकरोच की जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। और डेटा भी यही कहता है, हमारा जुडिशरी पूरी तरीके से मजाक है। आज के टाइम पे भी अगर मैं अभी के डेट की बात करूं तो लगभग 5 से 6 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग है। अकेले हाई कोर्ट के पास लगभग 65 लाख केसेस पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट की बात ही छोड़ दो, यहाँ पे तो 80,000 केसेस पेंडिंग है। और हमारे इंडिया में नंबर ऑफ जजेस और वकील इतने कम है कि अगर ये आज के टाइम पे अपने कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा भी काम करे ना तो ये सदियां लगा देंगे, दशकों लगा देंगे, तब भी जाके पेंडिंग केसेस खत्म नहीं होने वाले। तो इससे क्या पता लगता है, चाह के भी हमारी जुडिशरी ये पेंडिंग केसेस को खत्म कर ही नहीं सकती। और ये जीता जाता एग्जांपल है कैसे हमारा जुडिशरी एक पूरी तरीके से स्ट्रक्चर है, एक फेलियर का, एक नाइंसाफी का। और रही बात पुलिस की, जिसकी बात तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुका हूँ, कैसे हमारे इंडिया की पुलिस घोड़ी होती है। इनको तो कभी कभार इतना मारने मुड़ने का मन करता है जिसके भी कोई हद नहीं। ऐसा लगता है जहाँ पे भी ये किसी के साथ नाइंसाफी करे ना, डंडे लेके इन्हीं को बरसा दूं। लेकिन गलती से भी अगर आपने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा दिया तो आपके ऊपर धाराएं लग जाएंगी। लेकिन अगर पुलिस वाला आपको मारता है, जान तक ले तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो ये कह देगा आप रोक टोक लगा रहे थे, अनलेस अनटिल सीसीटीवी फुटेज हो उसके पास। अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं तो आप पुलिस का चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर डेटा के माने तो हर साल पुलिस कस्टडी में 1800 लोग मारे जाते हैं। और उनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो या तो गरीब घर के होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, या फिर जो पुलिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जो फाइनेंशियली काफी वीक होते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ 5% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लगा हो। बाकी 95% पुलिस वाले जो आपकी जान लेते हैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता, वो कैसे ऐसे करके बच जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये भी देखा गया है पुलिस वाले रिवॉर्ड लेने के चक्कर में 12वीं क्लास के बच्चे के अंदर फेक ड्रग डाल देते हैं, फेक सबूत बनाते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, 2-2 साल तक हरास करते हैं उसको, ताकि पुलिस वाले को एक शाबाशी मिल सके। वो तो शुक्र मनाओ कि एक सीसीटीवी फुटेज निकल जाता है तो एक मासूम बंदा बच जाता है। न जाने कितने ही ऐसे मासूम लोग होंगे जिनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होगा, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे। और कई एग्जांपल तो ऐसे भी है जहाँ पे एक आम बंदा, एक आम गरीब बंदा 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल तक भी जेल में रहा है बिना किसी सबूत के। क्यों जेल में रहा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। और सरकारी वकील आपको पता ही है कितने घोड़े होते हैं, कितने लेट काम करते हैं। इसके अलावा हमारी मीडिया, जिसका काम है सच्चाई को बाहर लाना, लोगों को इंसाफ दिलाना, वो घोड़ी क्या करती है? चापलूसी करने में काम करती रहती है। एक तो कोई तो सुशांत करके कोई तो रिपोर्टर है, उसको देख के इतना मन करता है ना चप्पल ही चप्पल बजाऊं, उसके मुंह पे गोबर लगा के उसके चप्पल ही चप्पल चाटे ही चाटे लगाओ। ये बंदा चाटने का कंपटीशन अगर होता ना तो इसमें गोल्ड मेडल लेके आता। उसके बाद सिल्वर पोजीशन शायद वो डीडी न्यूज का कोई तो एंकर लाता, मैं नाम भी भूल गया यार इन घोड़ों का। उसका थर्ड पे आती शायद हमारी अंजना त्रिपाठी, जो भी नाम है उसका। तो देखो, इससे एक चीज तो साफ है, पुलिस आपके साथ नहीं, जुडिशरी किसी काम का नहीं, और सरकार तो क्राइम करती है। 46% तो क्रिमिनल भरे ही पड़े हैं पार्लियामेंट में। तो इस देश के अंदर आपको लगता है कभी भी कुछ अच्छा होने वाला है? इस देश के अंदर घंटा का भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इसके अलावा काफी सारे लोग क्या ट्राई करते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट रहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, देश छोड़ के चले जाएंगे। पर हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम भी एक अच्छा खासा मजाक है। अगर डेटा की माने तो लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10 साल की उम्र हो जाते हैं लेकिन इतने घोड़े होते हैं कि वो कुछ पढ़ भी नहीं पाते। MAT, मैट, CAT, कैट तक नहीं पढ़ पाते। इसके अलावा 5वीं क्लास में अगर आप चले जाओ तो यहाँ पे भी आपको 30% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो 2nd क्लास का क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इंडिया में इनइक्वालिटी इस हद तक है एजुकेशन में कि जो अमीर बच्चे हैं उनके पास तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे से स्कूल में जाते हैं, एलीट स्कूल में जाते हैं जहाँ पे वो अच्छे इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, बिजनेस करना सीख जाते हैं, यहाँ तक कि दुनिया को जीना सीख जाते हैं। इनमें भी ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भारत के सरकारी स्कूल पर डिपेंडेंट रहते हैं। और आपको अच्छे से पता है भारत के सरकारी स्कूल होना ना होना बराबर ही है। यहाँ पे करप्शन हद से ज्यादा है। यहाँ पे आपको नौकरी करना सिखाया जाता है, कभी भी आपको आपके सपने पूरे करना नहीं सिखाया जाता, आपको सोचना नहीं सिखाया जाता। आपको क्या सिखाया जाता है? कैसे भी करके मार्क्स लाओ, अपनी जिंदगी काटो, एक अच्छी खासी नौकरी ले लो। और टेक्स्ट बुक में तो कई बार ये देखा गया है कि सरकार अपने हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव सिखाती है बच्चों को। अगर आज ये सरकार है तो वो अपने हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव डालेगी सिलेबस में, अगर कोई दूसरी सरकार है तो वो अपने हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव डालेगी बच्चों में। क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे से पता है अगर देश को अपने काबू में रखना है तो शुरुआत बच्चों से ही करनी पड़ेगी। अगर ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो देश में भला हो जाएगा और सरकार पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर आप पढ़ लिख लेते हो तो गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिले। आज इंडिया की हालत ऐसी हो रखी है कि अच्छा खासा इंजीनियरिंग स्टूडेंट अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ने के बाद 3-4 लाख रुपए साल की फीस देने के बाद, यहाँ तक कि पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। पर किस नौकरी के लिए? प्योर की नौकरी के लिए, जिसकी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, 25-30 हजार रुपए। मतलब आप साल के 12 साल देते हो स्कूल में जहाँ पे आपके कम से कम लाख रुपए खर्च हुए होंगे। उसके बाद आप जाते हो कॉलेज में जहाँ पे आपके लाखों खर्च हुए होंगे। उसके बाद आपको क्या नौकरी के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ रही है? एक प्योर की नौकरी जिसकी सैलरी महज 25 से 30 हजार है। और इसके कंपटीशन
में कौन है? PhD वाले, इंजीनियर्स, न जाने कितने ही पढ़े लिखे लोग। और ये सच में बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग न्यूज है, क्योंकि इंडिया कोई ऐरा गैरा देश नहीं है। यहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा जवान लोग इंडिया में पाए जाते हैं। इसके बावजूद भी आज इंडिया की हालत ऐसी हो रखी है कि लगभग 50% यूथ आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है, जिनकी उम्र 24 या उनसे कम है। इसके अलावा ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखा जाए तो लगभग है 8%। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के ज्यादातर स्टूडेंट, अगर आप एलीट कॉलेजेस यानी कि IIT जैसे कॉलेजेस से नहीं हो तो आपका बेड़ा गर्क होना तय है। ज्यादातर स्टूडेंट का बेड़ा गर्क तय होता ही होता है। यहाँ तक कि अगर आप IIT से भी हो तो चांसेस है कि आपको कॉलेज से प्लेसमेंट तो नहीं मिलने वाली, पर हाँ IIT वाले इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो कॉलेज के बाहर अच्छी खासी नौकरी कर ही लेते हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जॉब की तलाश होती है इंडिया के अंदर हर साल, पर हमारे इंडिया के अंदर जॉब क्रिएशन बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। और हमारे मोदी जी क्या कहते हैं? ठेला वाला, मोमोज वाला, ये भी तो जॉब है। मतलब अगर आप ठेला लगा रहे हो तो मोदी जी की भाषा में ये है जॉब क्रिएशन, मतलब उन्होंने जॉब क्रिएट करके दी है, जबकि ठेला वाला अपने पैसों से ठेला लगा रहा है, उसमें तो उसका एजुकेशन का कोई लेना देना भी नहीं है। इसके अलावा इंडिया का टैक्स प्रॉब्लम तो हम सब ने जाना, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस टैक्स के कारण काफी सारे मिलियनेयर्स देश छोड़ के जा रहे हैं। लगभग हर साल 2 लाख मिलियनेयर देश छोड़ के जाते हैं। और इससे पता क्या होता है? इससे इनका जो टैक्स जो सरकार को मिलने वाला था अब वो सरकार को नहीं मिलेगा। इससे आप ही को दिक्कत आएगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो आप ही पे बात आएगी। तो ये मिलियनेयर्स तो देश छोड़ के अच्छे खासे चले जा रहे हैं, पर इनके देश छोड़ते ही देश की जो हालत है वो बद से बदतर होते जा रही है साल दर साल। अकेले 2014 से 2024 की बात करें तो लगभग 1 मिलियन से ज्यादा मिलियनेयर्स अब तक देश छोड़ के जा चुके हैं। और सरप्राइजिंगली आज इंडिया की इज्जत ऐसी हो गई है कि अगर कोई बंदा देश छोड़ के जाता है, वो अपनी डॉक्यूमेंट्री अपलोड करता है, तो बाकी सारे लोग उसको देशद्रोही बोलने के बजाय लकी लकी कहते हैं, वाह क्या किस्मत वाला है, काश हम भी देश छोड़ के जा पाते, हम तो फंस गए हैं। मतलब सोच के देखो, आज अगर किसी के पास पैसा है और उसके पास ऑप्शन है देश छोड़ के जाने का, तो वो पक्का जाएगा। वो एक पल भी नहीं सोचेगा इंडिया में रुकने के बारे में। और देखा जाए इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है। जब आप इस देश में रहते हो जहाँ पे आप लाखों का टैक्स भरो, वहाँ पे आपको साफ हवा ना मिले, वहाँ पे दिल्ली के अंदर आपको एक ऐसी CM मिले जिसको कुछ पढ़ना लिखना ना आता हो, जिसको देख के लगे कि क्या गवारों वाले स्टेटमेंट दे रही हो, जो AQI को टेम्परेचर बोलती हो, पीने का पानी जहाँ पे साफ ना आ रहा हो, पीने का पानी के चक्कर में कई सारे लोग अपनी जान खो दे रहे हो, खाने में मिलावट, चाहे आप बटर ले लो, चाहे आप पनीर ले लो, चाहे किसी बड़े ब्रांड का दूध ले लो, दही ले लो, या फिर बाहर से सब्जी मंगा लो, हर चीज में या तो आपको केमिकल मिलेगा या तो अडल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बाहर कहीं जाते हो, किसी देश में लेस खरीदते हो या फिर कोई दूसरा पैकेट वाला खाना खरीदते हो, चिप्स खरीदते हो, तो वहाँ पे सनफ्लावर ऑयल यूज होता है। वही इंडिया में बड़ी कंपनी धड़ल्ले से पाम ऑयल इस्तेमाल करती है। क्यों करती है? क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि अगर ये लोग सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं, इनका नुकसान ही होना है और इंडिया के अंदर उतनी बिक्री होनी भी नहीं है। और ये चीज गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए गवर्नमेंट को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो आपको पाम ऑयल अलाउ कर रही है। इसके अलावा इंडिया के अंदर आपको रोड अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, कब आपका एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई थार वाला आके आपको कुचल दे, एक्सीडेंट कर दे, कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि गरीब तो गरीब, अगर एक मिडिल क्लास बंदा भी है ना या फिर अपर मिडिल क्लास, थार वालों से बच के रहना चाहिए। कभी आपको कुचल दे कोई आता पता नहीं, अगर CCTV ना हो तो ये बच भी जाते हैं। हर साल इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण कई सारे लोगों की जान जा रही है, इतनी जान जा रही है जितनी कोरोना टाइम पे नहीं जाती थी। फिर भी एयर पोल्यूशन को यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं माना जाता, इसको कुछ समझा ही नहीं जाता। इसके अलावा इंडिया के अंदर नदियों को भगवान का रूप माना जाता है, नदियों को मां समान माना जाता है। फिर भी आप नदियों की हालत देख लो, नाला बना हुआ है नाला, और हमारे देश के भोले भाले धार्मिक लोग इसी नाले में या तो छठ पूजा मनाएंगे या फिर पूजा पाठ करके वहाँ पे सामान फेंक देंगे या फिर कपड़े धोएंगे। अब चलो इंडिया का पोल्यूशन तो खराब है ही, लेकिन यहाँ पे सरकार क्या करती है, पॉलिटिशियन क्या करती है, वो इसको सही करने के बजाय अपने फायदे के लिए या तो कभी पहाड़ काट देगी या तो गलत तरीके से डिफोरेस्टेशन करेगी, इलीगल डिफोरेस्टेशन करेगी। और जब एक देश ऐसा हो जाए जहाँ पीने को पानी नहीं, साफ हवा नहीं, खाने को साफ खाना नहीं, तो उस देश में एक करोड़पति क्यों ही रुकना चाहेगा, वो तो चुपचाप बाहर जाएगा। इसके अलावा जो हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ढंग से काम करती नहीं है। काफी सारे जो स्टेट के फैसले होते हैं, जैसे किसान फार्मर्स के लिए लिए गए फैसले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है बिना ये जाने कि इससे स्टेट पे क्या असर होगा। जैसे कि अगर आपको पता ही होगा अच्छे से, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हुए थे? इसलिए हुए थे क्योंकि ज्यादातर किसान गवर्नमेंट के फैसलों पे खुश नहीं थे। नतीजा क्या हुआ? क्योंकि ज्यादातर फैसले जो होते हैं गवर्नमेंट जो लेती है वो फेवर करती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, ना कि गरीब फार्मर्स को। ऑब्वियसली इसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बात करने बैठा तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, जो मेरा बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पुराना टॉपिक हो चुका है। इसके अलावा आज के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस हो गई, जुडिशरी हो गई या फिर ईडी जैसी चीजें हो गई, इनको अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अगर ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो ईडी के द्वारा की गई 90% रेड ऐसी है जो पॉलिटिकली अलाइन थी, यानी कि अपोजिशन पार्टी पे की गई थी। इन दैट मैं ये क्या चाहूंगा, इंडिया ओवरऑल एक ऐसी कंट्री है जहां लॉ ऑर्डर का कुछ पता नहीं, जुडिशरी का कुछ पता नहीं, पुलिस का कुछ पता नहीं, नेता लोग तो इतने घोड़े होते हैं, उनके कुछ काम का पता नहीं, नेचर को बचाने के बजाय ये लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इसके अलावा खाने में मिलावट, पानी में मिलावट, हवा में जहर, और ऐसा कुछ भी नहीं जिससे एक करोड़पति इंसान को इंडिया में रुकने का मन करे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सच में एक अच्छा देश है आज के टाइम पे, या फिर ये पहले ही अच्छा था, अब किसी काम का नहीं रहा? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, न्यूज बॉय को गाली देके आओ उसके कमेंट सेक्शन में, पर मेरे को कुछ मत बोलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।